बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी बुक के मॉड्यूल 6 के क्विक क्विज़। तो हमारे पास हर यूनिट के जो हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल 6 के, उन सब के 10 MCQs हैं। तो हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं उन्हीं MCQs को। बहुत ही ईजी हैं अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हों। सबसे पहले आपको बताती जाऊँ कि MCQs का बेस्ट वे क्या है उन्हें अटैम्प्ट करने का, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे बेस्ट वे जो MCQs का अटैम्प्ट करने का है वो यही है कि सबसे पहले आप अपनी जो MCQs हैं उनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उनको पढ़ें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी स्टेटमेंट में आपको क्या कहा जा रहा है और आपको क्या पूछ रहे हैं वो, ठीक है। देन स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद अपने ऑप्शंस की तरफ आएँ। ऑप्शंस में देखें कि ऑप्शंस अगर 1, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं उन चारों को या उन तीनों को आप क्लियरली रीड आउट करें, उनको अच्छे से पढ़ें और देखें कि जो ऑप्शन आपकी स्टेटमेंट के ज़्यादा नज़दीक होगा, जो ज़्यादा आपको लग रहा होगा आपके कंसेप्ट्स के मुताबिक कि ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आप उस पर राइट कीजिएगा। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने मॉड्यूल 6 के यूनिट नंबर स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड ग्राफ्स के MCQs को। ये 10 MCQs हैं। मैं आपको ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करूँगी। पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं सारे ऑप्शंस आपको रीड आउट करके दिखाऊँगी। उनको रीड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और हमें किस तरह से अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रखते हुए MCQs को हल करना है। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ फर्स्ट जो क्विक क्विज़ है वो ये है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ B, व्हाट वाज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ B ग्रेड। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमारा स्टार्ट जो इस मॉड्यूल का हुआ था वो हुआ ही फ्रीक्वेंसी से था, जिसमें हमने रीड आउट किया था। हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। उसके टेबल में हमें क्या क्या 2 कॉलम्स जो हैं, जो मेन होते हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसको बनाते वक्त हम उन 2 चीज़ों उन कॉलम्स को हम लिस्ट डाउन करते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हाउ टू फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको कंसेप्ट याद हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो मैं आपको फिर भी दोहरा देती हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे फाइंड करते थे, अगर हमने किसी भी कैटेगरी की या किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती थी तो हम क्या करते थे, हम उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर देते थे, ठीक है। मतलब कि हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ B, ठीक है। 100 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या ग्रेड हासिल किया है, B हासिल किया। मतलब कि B यहाँ कैटेगरीज क्या है, ABCDEF, ये कैटेगरीज होंगे, जिसमें B ग्रेड जो जिन स्टूडेंट्स ने हासिल किया है वो है 25 स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ 25 स्टूडेंट है वो क्या है, ग्रेड B की फ्रीक्वेंसी है। और 100 स्टूडेंट्स हमें क्या शो कर रहा है, ये टोटल डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेड B की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कैटेगरी ऑफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड B डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड B क्या है, हमारे पास 25 स्टूडेंट्स है और टोटल डाटा हमारे पास कितना है, 100। तो 25 को 100 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आता है 0.25, ठीक है। ये तो हमने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बता दिया। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस किस तरह के हैं। नंबर ए ऑप्शन इज 25, नंबर इज B इज 0.25 एंड नंबर C इज इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। 25 तो नहीं है क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 25 को 100 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.25। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0.25। लेकिन हम फिर भी अपने सी ऑप्शन को देख लेते हैं, उसको स्टडी आउट कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। उसमें कह रहे हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सफिशिएंट नहीं है क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। नहीं, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए चाहिए 2 चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कैटेगरी और टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी नहीं है, ना ही ए ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चेकिंग स्टेटमेंट फॉर द क्लास डिस्क्राइब इन क्वेश्चन 1, कि जो क्लास हमें क्वेश्चन 1 में डिस्क्राइब की गई है, व्हाट वाज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रेड B और अबव।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड बी और अबव, ठीक है ना, हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेड बी और उसके अबव जो है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अगर आप कंसेप्ट रिवाइज करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें ये होता था कि जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते थे तो हम फर्स्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कैटेगरी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी वो वही फ्रीक्वेंसी होती थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी तो उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड की तरफ आते थे कैटेगरी की तरफ, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, उस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को उसमें सम करते थे, ठीक है। क्या कंसेप्ट था, प्रीवियस को हम सम करते जाते थे और हमारी नेक्स्ट हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस कैटेगरी की लिस्ट डाउन करते जाते थे। तो यहाँ इस सिचुएशन, इस स्टेटमेंट में जो हमारे पास डाटा गिवन है वो सिर्फ ग्रेड बी का डाटा गिवन है और टोटल डाटा गिवन है। हमारे पास यहाँ प्रीवियस कैटेगरी का डाटा गिवन नहीं है कि ग्रेड ए के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो डाटा हमें गिवन है, इस डाटा की मदद से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड बी और अबव फाइंड नहीं कर सकते। तो हम आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट वन इज 25, सेकेंड वन इज 0.25 एंड थर्ड वन इज इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। 25 भी नहीं है क्योंकि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ही नहीं सकते इससे। 0.25 भी नहीं है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। तो ये हमारा क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड बी और अबव फाइंड कर ही नहीं सकते। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। अगर आप कंसेप्ट रिवाइज करें तो हमने डाटा की टाइप्स पढ़ी थी, दो तरह के डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में हम एट्रीब्यूट्स की तरफ आते हैं, मतलब कि किसी भी डाटा की हम अगर उस डाटा की अगर हम खसूसियत की बिना पर या उसकी मतलब के उसकी खसूसियत या जैसा कि अगर कहते हैं कि उसकी के खूबसूरती की बुनियाद पर हम किसी को कोई रेटिंग कर रहे होते हैं, उनको ग्रेड दे रहे होते हैं या उनको नंबर्स दे रहे होते हैं कि आपकी खूबसूरती को 10 नंबर दिए हैं हमने या इस तरह का, तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास मेजरमेंट्स आ जाएं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो पूछा गया है वो किसकी पूछी गई है, एग्जांपल क्वालिटेटिव डाटा की। तो क्वालिटेटिव डाटा जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें किसी की ब्यूटी को मेजर किया जा रहा होगा, मतलब कि इस तरह की चीज़ें, या किसी को रेटिंग की जा रही होगी, ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक। हाँ, वो नंबरिंग तो हम काउंटिंग में दे रहे हैं लेकिन वो हम रेट कर रहे होते हैं, उनकी खसूसियत के बना पर हम उन्हें नंबर सजेस्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, हमसे पहले सबसे पहले वो रीड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वेज साइज इज इन इंचेस, वेज साइज इज इन इंचेस। स्टूडेंट अगर आप इस डाटा को गौर करें तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, डाटा को मेजर किया जा रहा है, क्वांटिटी है उसकी, क्योंकि वेज साइजेस जो हैं वो कोई क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। रेटिंग्स ऑफ रेस्टोरेंट, रेटिंग करना भी मैंने आपको बताया कि रेटिंग करना या किसी की खूबसूरती को मेजर करना या कोई किसी खसूसियत को होना, वो आता है क्वालिटेटिव डाटा में। तो यहाँ रेटिंग्स ऑफ रेस्टोरेंट्स है तो यही हमारा क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन हम नेक्स्ट अपना थर्ड ऑप्शन ही रीड आउट कर लेते हैं जो कि है मील कॉस्ट एट रेस्टोरेंट। अब जो मील की जो कॉस्ट होगी रेस्टोरेंट्स पर वो भी क्या है, क्वांटिटी है कि किसी मतलब क्या कहूँ डिश जो है हमारे पास राइस की जो डिश है उसकी कीमत है 500। तो इसका मतलब वो क्या है, नंबरिंग क्वांटिटी में जा रहा है कि हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डाटा है। और ए जो ऑप्शन है वो भी क्या था, क्वांटिटेटिव डाटा। तो हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा है वो क्या है, रेटिंग्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। स्टूडेंट हम जाते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। द साइजेस ऑफ वेजेस इन अ पाई चार्ट टेल यू। तो स्टूडेंट अगर आप कंसेप्ट याद करें पाई चार्ट का, तो उसमें हम क्या करते थे, हम एक सर्कुलर शेप को क्या करते थे, अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के डाटा के मुताबिक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हम फाइंड करते थे अपनी सारी कैटेगरीज की, उनकी हेल्प से हम क्या करते थे, वेजेस बनाते थे। उसमें जो वेज का जो साइज है वो क्या शो करता था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑप्शंस क्या हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज इन द पाई चार्ट। नहीं, पाई चार्ट में जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं वो नंबर ऑफ वेजेस को शो कर सकते, नंबर ऑफ वेजेस ये शो कर सकते हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज को, लेकिन साइजेस ऑफ वेजेस जो है वो ये शो नहीं करते, नंबर ऑफ कैटेगरी शो नहीं करते। बी ऑप्शन इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैटेगरीज इन द पाई चार्ट। नहीं, फ्रीक्वेंसी को हम नहीं यूज़ किया था, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया था। सी ऑप्शन इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैटेगरीज इन द पाई चार्ट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमने उसमें यूज़ किया था साइजेस ऑफ वेजेस के लिए।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ स्टूडेंट? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैटेगरीज इन द पाई चार्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ। यू हैव अ टेबल लिस्टिंग 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड देयर एनुअल नंबर्स ऑफ विजिटर्स। Which type of display would be most appropriate from these for these data? अगर आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड आउट दोबारा करें, यू हैव अ टेबल लिस्टिंग 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 वेरिएबल इज टूरिस्ट अट्रैक्शंस, नंबर 2 इज एनुअल नंबर्स ऑफ विजिटर्स। अब जो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डाटा में इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, तभी हम फिर बाद में देखेंगे कि इसमें लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ या कौन सा चार्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा इस डाटा को शो करने के लिए। टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट डाटा, क्योंकि एनुअल नंबर ऑफ विजिटर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। जितने मतलब कि टूरिस्ट अट्रैक्शन में क्या होता है, देखो प्लेसेस होंगी, मरी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है, नारायण कागान हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, ये सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो है ये क्या देंगे, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हीं के मुताबिक बताना है कि इन जगहों पे इतने इतने सालाना जो है ना वो विजिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और द एनुअल नंबर ऑफ विजिटर्स क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन को हम कहाँ करेंगे शो, हम इसे शो करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और एनुअल नंबर ऑफ विजिटर्स को हम शो करेंगे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। इसके लिए जो बेस्ट डिस्प्ले है हम रीड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो टूरिस्ट अट्रैक्शन एनुअल डिनर में यहाँ जो हम देख रहे हैं वो क्या शो कर रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये कोई क्वांटिटी को शो नहीं कर रहा, ये क्या शो कर रहा है, किसी की मतलब कि तरजीह के कौन कितने लोग क्या तरजीह करते हैं, किस जगह को प्रेफर करते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये क्वालिटेटिव की तरफ आता है कि लोगों को इसमें इतनी ये मरी इसलिए अच्छा लगता है कि वो ठंडा इलाका है, वो यहाँ घूमने जाते हैं, उनको वहाँ ब्यूटीफुल व्यूज़ है, वहाँ लोग इसलिए जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ नंबर ऑफ तादाद भी, मतलब कि विजिटर्स की तादाद भी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इस्लामाबाद कह लें, ठीक है, वो भी एक ठंडा इलाका, इतना गर्म नहीं रहता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट का, बार ग्राफ जो है वो क्या होता था, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता था, जबकि हिस्टोग्राम वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, तो इसके लिए जो बेस्ट डिस्प्ले है वो क्या है, बार ग्राफ है। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट क्या है, बार ग्राफ, सेकेंड है पाई चार्ट और थर्ड है लाइन चार्ट। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है बार ग्राफ। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है सिक्स स्टेटमेंट। हमारे पास सिक्स स्टेटमेंट में क्या है, इन द टेबल ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड विजिटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 5 वेयर शुड यू पुट द नेम्स ऑफ द 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टूरिस्ट अट्रैक्शन को हम कहाँ करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डाटा है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लिस्ट डाउन करेंगे। अपने हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे शुड बी इन द टाइटल ऑफ द डिस्प्ले, नो, हमारे पास जो टाइटल ऑफ डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, वो होगा कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या होंगी, कि विजिटर्स की जो तरजीहात है, प्रेफरेंस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। दे शुड बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, नहीं, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। दे शुड बी लिस्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये हमारा क्या है, इसके अलोंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसके हम लिस्ट डाउन करेंगे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है 7, उसमें हमारे पास कहा गया है यू हैव अ लिस्ट ऑफ द GPAs ऑफ 100 कॉलेज ग्रेजुएट्स precise to the nearest 0.001. You want to make a frequency table for these data. A good first step would be to, हमारे पास 100 स्टूडेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स का डाटा है जिसमें उनके GPAs बताई हुई हैं हमें, ठीक है, जो कि प्रिसाइज किसके हैं, नियरेस्ट 0.001 के। हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती थी। हम क्या करते थे कि अगर कैटेगरीज में डाटा होता तो हम सारी कैटेगरीज लिस्ट डाउन कर लेते थे, लेकिन अगर हमारे पास डाटा क्या होता था कि हमें खुद ही उनकी क्लासेस बनानी होती तो हम क्या करते थे कि उनकी क्लासेस पहले खुद से सोचते थे कि किस तरह से हम उनको एडजस्ट करें, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए हम उसकी स्केलिंग सेट करेंगे, स्केलिंग सेट करेंगे। अब हमारे पास जो प्रिसाइज नियरेस्ट जो है वो क्या है, 0.001 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे, इसके छोटे छोटे क्लासेस बनाएंगे, इसकी बिन्स बनाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसकी क्लासेस अरेंज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उन क्लासेस की हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम सेकंड कॉलम में लिस्ट डाउन करते जाएंगे। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते वक्त ये 2 कॉलम्स बनाते हैं। तो हम अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 1 इज ग्रुप ऑल द डाटा इनटू बिन्स 0.2 ऑफ अ ग्रेड पॉइंट वाइड। Number 2 is draw a pie chart for the 100 individual GPS. Number 3 is count how many people have identical GPS. अब आप सी को ही पहले देख लें। हमारा फर्स्ट स्टेप काउंटिंग नहीं होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उनके पहले लिस्ट डाउन करना होगा, उनकी क्लासेस बनानी होंगी, देन ही हम उनको काउंट करेंगे कि हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं है। आ गया बी ऑप्शन, ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द 100 इंडिविजुअल जीपीएस। हम क्यों करेंगे पाई चार्ट, क्यों ड्रॉ करेंगे 100 इंडिविजुअल का, हमने तो फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें पाई चार्ट की जरूरत ही नहीं है। नंबर ए ऑप्शन क्या, ग्रुप ऑल डाटा इनटू बिन्स ऑफ 0.2 ऑफ अ ग्रेड पॉइंट वाइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। स्टूडेंट हम आते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ द एवरेज गैसोलीन प्राइस फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, विच टाइप ऑफ डिस्प्ले वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दीज डाटा। अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास डाटा क्या है, या तो पहले हम डिफर करेंगे कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो गैसोलीन प्राइस फॉर ईच मंथ है, ये क्या है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डाटा है, क्योंकि हमारे पास जो गैसोलीन की प्राइस है वो हम नंबरिंग में लिखें, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम उनकी प्राइजेस लिखेंगे कि 2300 या 300 या 400, इस तरह हम प्राइजेस उसकी, मतलब कि हम काउंट मेजर करेंगे उनकी, हम उनकी काउंटिंग उसकी प्राइस को बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव डाटा हुआ, क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसके लिए बार ग्राफ तो नहीं हो सकता, ना ही इसके लिए पाई चार्ट होगा, तो हम इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, लाइन चार्ट है, क्योंकि लाइन चार्ट जो है वो हम हिस्टोग्राम के वो क्या होता था, क्वांटिटेटिव डाटा को, बार ग्राफ तो होता है क्वालिटेटिव के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। पाई चार्ट में क्या करते थे, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को शो करते थे, हमने क्या करना है, इनको डिस्प्ले करना है, तो हम उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास लाइन चार्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा हमारे पास यहाँ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो है अ हिस्टोग्राम इज। अभी मैंने आपको बताया कि हिस्टोग्राम जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होते हैं। एक और को बात जो होगा बताते चलो कि हिस्टोग्राम क्या था, हमारे पास बार ग्राफ का ही हम उसको, बार ग्राफ होता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए, और हिस्टोग्राम जो है वो होता बार ग्राफ ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसे क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। नंबर 1 इज, ऑप्शन ए इज अ ग्राफ दैट शोज हाउ सम क्वांटिटी हैज चेंज थ्रू हिस्ट्री, नॉट। अ ग्राफ दैट शोज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, नो, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को शो करते थे डाटा की, ठीक है। एंड द सी ऑप्शन इज अ बार ग्राफ फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। ये क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, एक बार ग्राफ है जो कि क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अ बार ग्राफ और क्वांटिटेटिव डाटा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस यूनिट। यू हैव अ हिस्टोग्राम एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ लाइन चार्ट। आपके पास एक हिस्टोग्राम है, अब आप चाहते हैं कि आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें। अ गुड फर्स्ट स्टेप वुड बी टू, स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको लेक्चर के में आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था हिस्टोग्राम का, तो उसी में ही मैंने आपको उसमें एडिटिंग करके आपको लाइन चार्ट का ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया था। मैंने क्या किया था कि मैंने हर बार ग्राफ जो बार हिस्टोग्राम में जो मैंने जितने बार्स ड्रॉ किए थे उन सब का मिडिल पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था, उन सबके मिडिल में एक पॉइंट ड्रॉ किया था मिड में। उन मिड पॉइंट्स को मैंने क्या किया था, बाद में मैंने एक लाइन के थ्रू सबको ज्वाइन कर दिया था, ठीक है, हर 2 पॉइंट्स को लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद मैंने लास्ट स्टेप क्या किया था कि उन जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी उनको नेक्स्ट लास्ट में मैंने क्या किया था, अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से टच कर दिया था। ये क्या था, एक मेरा लाइन चार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया था। तो मेरा फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैंने क्या किया था, बार के मिड में पॉइंट ड्रॉ किए थे। तो हमारे पास अब हिस्टोग्राम बना हुआ है, उसी में ही हमने क्या करना है, लाइन चार्ट को कन्वर्ट, उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम बार के मिड में पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। हम अपने ऑप्शंस रीड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। नंबर ए इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैटेगरीज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या करना है, अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे कैटेगरीज को लिस्ट करना है। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हमारे पास डाटा जिस तरह है हम उसको वैसा ही उसको लिस्ट डाउन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम अपने इंडिपेंडेंट डाटा को ड्रॉ करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, और वर्टिकल के अलोंग हम अपने क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं,
डिपेंडेंट को ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ड्रॉ हुआ है सब कुछ, हमें अरेंज भी नहीं करना क्योंकि अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती ग्राफ में। प्लेस अ डॉट एट द टॉप ऑफ ईच बार इन द सेंटर ऑफ द बार, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम फिर भी अपना लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपने सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमारे स्टेटमेंट के ज़्यादा नज़दीक होगा, हमने उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो लास्ट एंड द सी ऑप्शन इज कैलकुलेट ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट यू कैन रीड फ्रॉम द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो हमें पाई चार्ट के लिए ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट ही कैलकुलेट ही क्यों करेंगे। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्लेस अ डॉट एट द टॉप ऑफ ईच बार इन द सेंटर ऑफ द बार। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमारा जो यूनिट 5C है उसके क्विक क्विज को देखे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड ग्राफ्स के, जिसमें हमने अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को पीछे से अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे दोबारा, तो आपके लिए इन MCQs को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि MCQs को सही से करने का तरीका क्या है। जल्दबाजी में आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपने तसल्ली से अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। देन आपने क्या करना है, जो सारे ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन पर जाकर, ये नहीं कि जल्द आपको एक लग रहा ऑप्शन ए सही है तो आप जल्दी से उस पर क्लिक कर दें, नहीं, आपको पहले सारे ऑप्शन रीड आउट करने चाहिए। क्योंकि बाज़ बार ऐसा होता है कि बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो हमें लग रहा होता है कि एक नहीं दो ही इसके साथ हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो हमें सोच समझ के ऐसी सिचुएशन में अपने सारे ऑप्शंस को रीड करना चाहिए। सो स्टूडेंट बी केयरफुल जब आप अपने MCQs को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये MCQs होते तो छोटे से ही हैं और हर MCQs का सिर्फ नंबर क्या होता है 1, लेकिन ये MCQs अगर आपके सारे करेक्ट हों तो आपको मतलब कि ईज़िली आप इनमें नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई बात भी नहीं होती। आपने ऑप्शंस को देखना होता है और उसके बाद आपने करेक्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आज MCQs को सही से आप उसको स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, तो आप सारे ऑप्शंस आपके जो मतलब जो आपके सारे MCQs होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो सकते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दीज, ठीक है। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।